आज हमारे सामने है नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज का आईपीओ। हाँ। और ये सिर्फ कोई आम आईपीओ नहीं है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि ये मरीजों की संख्या और रेवेन्यू दोनों के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है। बिल्कुल। और अक्सर सबसे तेज दौड़ने वाली कहानियों में ही सबसे बड़े सबक छुपे होते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ये रॉकेट जैसी ग्रोथ आई कहाँ से। और फिर ये भी देखेंगे कि उस रॉकेट के इंजन में कोई ऐसी दरारें तो नहीं है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके पैमाने से। 2010 में सिर्फ एक क्लिनिक, सिर्फ एक। और अब 30 सितंबर 2025 तक 519 क्लिनिक, वो भी सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल, फिलीपींस, उज्बेकिस्तान तक। ये तो मतलब अविश्वसनीय लगता है। हाँ, और ये ग्रोथ हवा में नहीं हुई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जरूरत थी। भारत में डायलिसिस की मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा है, खासकर टियर 2 और 3 शहरों में। अच्छा, तो इन्होंने उस गैप को भरा। बिल्कुल, और सिर्फ भरा नहीं, बहुत तेजी से भरा। इसी वजह से इनका रेवेन्यू भी आप देखें, वित्त वर्ष 23 में करीब 447 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 25 तक 755 करोड़ के पार पहुंच गया। और अब आईपीओ से जो पैसा आ रहा है उसमें से भी करीब 129 करोड़ रुपए तो और नए क्लिनिक खोलने में ही जाएगा। हाँ, मतलब ये रफ्तार जारी रखने का पूरा प्लान है। लेकिन ये इतनी तेजी से फैले कैसे? आपने एक खास बिजनेस मॉडल की बात की थी। हाँ, वो है इनका एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मतलब ये अपनी बिल्डिंग, अपनी जमीन नहीं खरीदते। ये या तो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर ही एक क्लिनिक खोल लेते हैं। अच्छा, जिन्हें कैप्टिव क्लिनिक कहते हैं। सही। या फिर ये सरकार के साथ पीपीपी मॉडल पर काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये कुछ मतलब डायलिसिस का ऊबर मॉडल हो गया। कम लागत, तेज विस्तार। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन यहीं से इनका सबसे बड़ा जोखिम भी शुरू होता है। कैसे? देखिए, वित्त वर्ष 25 में इनकी 43% से ज्यादा कमाई आई कैप्टिव क्लिनिक से, और लगभग 33% सरकारी पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट से। ओह, मतलब करीब करीब 75% कमाई तो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है। एग्जैक्टली। इनकी किस्मत की चाबी इनके अपने हाथ में नहीं, बल्कि इनके पार्टनर्स और सरकारी नीतियों के हाथ में है। तो अगर किसी बड़े हॉस्पिटल ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया या सरकार की पॉलिसी बदल गई, तो सीधा असर पड़ेगा। सीधा और बहुत बड़ा असर। इनकी पूरी इमारत ही क्या कहते हैं, किराए की नींव पर खड़ी है। और अगर ये नींव हिली तो दूसरा सहारा क्या है? यही दूसरा जोखिम सामने आता है, भौगोलिक निर्भरता। विदेशी बाजारों की वजह से। हाँ, इनकी 22% से ज्यादा कमाई फिलीपींस जैसे देशों से आ रही है। तो वहां की करेंसी, पैसों में कोई भी बड़ा उतार चढ़ाव यहां इनकी बैलेंस शीट को सीधे हिला सकता है। और भारत के अंदर भी तो यही कहानी है ना। मैंने पढ़ा था कि इनके ज्यादातर क्लिनिक दक्षिण भारत में ही है। सही। लगभग 48% क्लिनिक सिर्फ दक्षिण भारत में। किसी एक इलाके पर इतनी ज्यादा निर्भरता, ये भी एक तरह का जोखिम ही है। और कोई चिंता की बात? एक और है, इनके बढ़ते ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी वो पैसा जो इन्हें अपनी सर्विस के बदले दूसरों से लेना है, पर अभी तक मिला नहीं है। बिल्कुल। और ये रकम आप सोचिए, वित्त वर्ष 23 में 158 करोड़ थी, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर लगभग 329 करोड़ हो गई। दोगुने से भी ज्यादा। हाँ, ये वैसा ही है जैसे आप उधार देते जा रहे हैं और पैसा वापस नहीं आ रहा। ये कैश फ्लो के लिए एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर ये है कि नेफ्रोकेयर एक जबरदस्त ग्रोथ वाली कंपनी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और इसने स्वास्थ्य सेवा के बाजार में एक बड़ी जगह बनाई है। एक सफल मॉडल भी है इनके पास। हाँ, लेकिन वो सफलता, जैसा हमने देखा, निजी अस्पतालों और सरकारी अनुबंधों की एक, कह सकते हैं, नाजुक नींव पर टिकी है। और इसके अलावा विदेशी बाजारों और कुछ ही राज्यों पर निर्भरता का जोखिम भी है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि स्वास्थ्य सेवा जैसे जरूरी क्षेत्र में, जहां मरीजों के लिए निरंतरता सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्या इस तरह का निर्भरता वाला बिजनेस मॉडल ही अपने आप में निवेशकों के लिए सबसे बड़ा अनकहा जोखिम है? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर नींव ही किसी और की हो, तो इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो हमेशा थोड़ी अस्थिर तो रहेगी। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।